अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास नोडल सर्किट एनालिसिस। मेरा नाम मुबशिर। और जैसे कि आप लोग को लास्ट क्लास में जो मैंने लाइव सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट सिग्नल बताया था, और फिर मैंने ये बताया था कि फेज़र क्या होता है। साइनोसाइडल सिग्नल को हम लोग फेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आप लोग को बताया था। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को हम लोग फेज़र में कैसे लिखेंगे, एक वो मैंने बताया था। तो आई होप कि वो आप लोग को पता हो। वो एक तो वो लाइव सेशन हुआ था फर्स्ट थिंग, उसको मैंने अपलोड कर चुका हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उसका इट्स मीन्स वो अपलोड हो चुकी है। तो नोडल एनालिसिस से पहले काइंडली मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख चुके जिसको मैंने अपलोड किया है, साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एंड फेज़र। क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि हम लोग किस तरीके से अपने साइनोसाइडल सिग्नल को फेज़र में शिफ्ट करेंगे। तभी आज जो क्लास होगा उसके अंदर हम लोग नोडल एनालिसिस करेंगे। तो जिसके अंदर हमारे पास एसी सिग्नल होगा, एसी सर्किट होगा, और उसके अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर होंगे। और हम लोग को ऑफ कोर्स या तो इधर आई मालूम करना पड़ेगा या वी मालूम करना पड़ेगा सर्किट का। सॉरी। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो फॉर श्योर ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। तो प्लीज़ काइंडली वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नोडल एनालिसिस को। ठीक है। तो जो आई होप कि आप लोगों ने नोडल एनालिसिस डीसी सर्किट के लिए किया होगा, और ये आप लोगों ने खुद भी बताया था कि आप लोगों ने किया हुआ है। तो नोडल एनालिसिस कुछ खास नहीं, यानी कि एकदम जो आप लोग ने केसीएल किया था वही है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम लोग नोट्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। नोट्स भी आप लोग को पता होगा फॉर श्योर, ठीक है ना। मैं इसमें भी बता दूंगा न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो नोडल एनालिसिस हो गया, मैश एनालिसिस हो गए, ये हम लोग आप लोगों ने कर चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। बस उस वक्त फ़र्क ये था कि उस वक्त हम लोगों ने जो किया था वो डीसी में किया था। इस दफ़ा जो हम लोग करेंगे अब वो एसी सिग्नल के लिए करेंगे। तो जब हम एसी सिग्नल की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि एसी के अंदर हम लोग प्रीफर्ड करते हैं कि जो हमारा सिग्नल हो वो फेज़र में लिखा जाए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें आसानी से। तो अब हम लोग को अपना सर्किट देखते हैं। एग्जाम्पल है जो हमारी है 10.1। उसमें वो कहता है कि फाइंड आई एक्स कीजिए, ठीक है ना। और सिंपल सा सवाल है कि यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, आई एक्स मालूम करना है हमको नोडल एनालिसिस के थ्रू। और एक हमको सर्किट दिया गया है, सर्किट का है जो इजी सा। ओके, हमको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो कि साइनोसाइडल है। उसका साइनोसाइडल कैसे पता चला, क्योंकि उसको जो हमें सिग्नल दिया गया है वो है 2 cos 4t ये सिग्नल बता रहा है कि ये जो मेरा सिग्नल है वो साइन वेव है। पहली चीज़, 10 ओम का हमारे को रजिस्टर दिया गया है। हमें बताया गया है सर्किट के अंदर ही कि ये जो यहाँ पे करंट आ रहा है वो मेरा आई ऑफ एक्स है, ठीक है। 0.1 फेराड हो गया। इंडक्टर हमारा 1 हेनरी है। फिर हमको यहाँ पे 0.5 हेनरी दिया गया है, और एक करंट सोर्स लगाई गई है जो कि है आई ऑफ एक्स, 2i(x), ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सर्किट। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे जितने भी हैं यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये हमारे टाइम डिपेंडेंट हैं, और इनको अभी ये फेज़र में नहीं है, ठीक है।
ये ना ये ना ये ना ये और ये भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि अगर हम अपना चाहते हैं कि आइधर वो नोडल में हो या मैश में हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं एसी सिग्नल को, तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, फेज़र में, या मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जी हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको, फर्स्ट कन्वर्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किसको खेलते हैं, 20 कॉस को। तो जी पहले तो आता है 20 कॉस 40v। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, और 40 के बाद अगर कोई चीज़ प्लस या माइनस करके लिखी जाए तो वो हमारा फेज़र कहलाएगा। क्लास में मैंने बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देख लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, अगर कॉस की जब इसमें लिखा जाता है तो जो 20 है मेरा, ये मेरा Vm और ये मेरा एम्पलीट्यूड भी है, और 4t यानी कि कॉस के बाद क्या लिखा आता है, ओमेगा टी, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि ओमेगा टी आ जाए ऐसी, और उसके बाद कोई प्लस माइनस कुछ करके कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मेरा जो फेज़र है यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 0। तो वो फ्रीक्वेंसी में अपना हम वी कैसे लिखते हैं, आर एंगल फेज़र, यानी कि आर एंगल फाई, जो भी है हमारा एंगल जो भी होता है। आर क्या हो जाएगा हमारा, वी एम तो हमारा यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो ये रहा 20, और एंगल के लिए हम इसमें ये मार्क लगाते हैं जो कि शो करते हैं कि ये मेरा एंगल, और चूँकि यहाँ पे कोई एंगल ऐड नहीं हुआ हुआ है ना, प्लस 40 के बाद कुछ भी नहीं है लिखा गया, तो इसलिए हमारा एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो मेरा व्हील वोल्टेज लिखा गया था 20 cos 4t, इसको हम फेज़र में किस तरह लिखेंगे, जो भी मेरा एम्पलीट्यूड है यानी कि कॉस से पहले वाला नंबर वो मेरा आर कहलाएगा यहाँ पे, और 40 के बाद अगर कोई प्लस या माइनस हो रहा होता तो वो मेरा फेज़र कहलाता। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि जो मेरा ओमेगा है, क्योंकि ये जो 4 है ये क्या है, कॉस, अगर हमको याद हो जनरल टर्म Vm cos ओमेगा टी, तो ये जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा मेरा 4, तो ओमेगा मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरा हमने सबसे पहले तो अपना इसको शिफ्ट कर दिया इसके अंदर, फेज़र के अंदर। अब मैं सेकंड आगे बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा जो इंडक्टर है वो है 1 हेनरी, तो मुझे अब अपने 1 हेनरी को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा 1 हेनरी है वो है जे ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, जे इमेजिनरी नंबर का जो है वो बताते कि वो इमेजिनरी पार्ट है, तो वो तो ऐसे ही आ गया। ओमेगा कितना है मेरा 4, तो वो 4 ऐसे ही आ जाएगा। एल कितना है मेरा 1, ठीक है ना, अगेन जे हमारा ऐसे ही आ गया। ओमेगा 4 था तो वो 4 आ जाएगा। एल कितना है मेरा 1 हेनरी, तो मेरा 1 हेनरी आ गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिंपल 4 1 ज़ा 4, यानी कि जे 4। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है 0.5 हेनरी, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। अब मेरा 0.5 है, अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल, जो कि बराबर है जे ओमेगा मेरा है 4, एल कितना है मेरा 0.5, तो ये हो जाएगा 2, जे 2, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि हाफ हो जाएगा 2। लास्ट क्या बचा 0.51 है फेराड, ये क्या है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो 0.1 एफ जो हो जाएगा मेरा वो बराबर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला था 1/जे ओमेगा सी। ठीक है, 1 ऐसे आ गया, जे भी ऐसे आ गया,
ओमेगा कितना है मेरा 4, सी कितना है 0.1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.5। अब देखें जे तो नीचे है, ये जो आपका आंसर आया है 2.5 वो तो 1/4 मल्टीप्लाई पे 0.1 का आंसर आया 2.5, और जे तो नीचे है, मुझे जे को ऊपर लेके जाना होगा। तो जब मेरा जे ऊपर जाएगा तो उसके साथ मुझे एक माइनस साइन लगानी पड़ेगी। तो जो मेरा कैपेसिटर है उसको हमने किस में लिखा, -j2.5, ठीक है। तो अब मेरे पास सब कुछ, और जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब मेरे पास ये जो J4 है ये भी ओम में है, इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर भी मेरा ओम में है, और मेरे पास जो ये वाला कैपेसिटर आया है ये भी मेरा ओम में है। तो अब मेरे पास सब कुछ ओम में आ चुका है। वोल्टेज को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मेरा पूरा सर्किट जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होगी। अब मेरा जो नई सर्किट डायग्राम होगी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के हिसाब से हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, मैं इसको बना देता हूँ। अब मेरा 20cos40 कितना हो जाएगा सॉरी 20cos40 कितना हो चुका है मेरा, ये आ गया 20 ∠0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 ∠0 ठीक है ना। और ये क्या है, वोल्ट। आर मेरा सेम रहेगा, यानी कि पहले 10 था तो अभी भी कितना आएगा 10 ओम, ठीक है। 0.1 फेराड कितना हो चुका है मेरा, -j2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा -j2.5 ओम, ठीक है ना। 1 हेनरी को हम कितना कर चुके हैं, J4, तो यहाँ पे आएगा J4, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2Ix, ठीक है। 0.5 जो हमारा है हेनरी वो हो चुका है J2, तो यहाँ पे आ गया J2। यहाँ पे जो करंट आ रहा था उसको हमने नाम दिया था पहले ही Ix। इसको हम लोग ने कम्प्लीटली अपना किसने शिफ्ट कर चुके हैं, अपने पूरे सर्किट को अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब मेरे पास कोई भी चीज़ जो है टाइम डोमेन में नहीं है, सबका सब जो होगा वो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आ चुका है मेरे पास। अब मैं कहता हूँ कि भाई नोडल एनालिसिस, ठीक है ना, यानी कि एनालिसिस कहाँ पे हमें करना है, नोडल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे कहाँ पे नोड है, नोड वो जहाँ पे आपका सर्किट के सारे कंपोनेंट मिल रहे हो। तो पहले तो मुझे एक नज़र आ रहा है ये एक ये नोड है, यानी कि एक वो पॉइंट जहाँ पे आपके सारे आपके मिल रहे, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आपके सारे करंट आके सारे कंपोनेंट्स आके मिलते हैं। और तीसरा कौन सा नोड बन जाएगा, ये जो बिल्कुल आखिर में है, इसको हम लोग ग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल ग्राउंड है। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड, यानी कि जिसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं। ऊपर कौन सा होगा हमें वो मेक श्योर करना है। तो ऊपर मैंने आपको बताया कि एक मेरा ये नोड है, इसको मैं नाम दे देता हूँ V1 का। मेरा दूसरा नोड यहाँ बनता है जिसको मैं नाम दे देता हूँ V2 का, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये हाई है, इनका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल क्या हो गया लो। तो हम यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे अब, ठीक है ना। तो मेक श्योर हमें इस पर करना है। अब मैं यहाँ पे एज्यूम सॉरी अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा V1 है उसमें से एक हमारी तरफ यहाँ की तरफ आ रहा है, क्योंकि हम नोडल में समझे आप करंट को देख रहे होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उस पर एक करंट जो है यहाँ पे इंटर हो रहा होगा और एक करंट यहाँ से निकल रहा होगा, वो करंट यहाँ से निकल रहा होगा। सिंपल हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो हम कहते हैं भाई एक करंट हमारा यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा होगा। दूसरा हम इस पर भी बात करते हैं कि यहाँ पे एंटर हो रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, ये वापस इधर आ रहा है। तो हम V1 पे देखें। अब मैं देख रहा हूँ कि V1 जो है वो मेरा हायर है, तो मेरा बाकी सारे क्या हो जाएंगे, लोअर की तरफ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये -20 की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इस वक्त ये हाई हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एड नोड 1 या एड नोड V1, तो ये क्या इसको 1 कह दें। हम बोलते हैं कि जी 20 - V1, क्योंकि करंट यहाँ पे इंटर हो रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि करंट यूँ इस तरफ आ रहा है, तो 20 - V1 अपॉन R, तो R कितना हो गया आपका 10। हम क्या कहते हैं भाई, करंट इंटर हो रहा है ना, नोडल के अंदर क्या होता है, KCL अप्लाई कर रहे होते एक तरह से। तो यहाँ पे करंट इंटर हो रहा है, जिसको मैंने ये एरो बना दिया। करंट का क्या फॉर्मूला है, I = V अपॉन R, तो ये क्या हो गया मेरा V और ये आ गया R। तो यहाँ का V कितना है, 20 - V1, 20 - V1, R कितना है 10, वो आ चुका। अब ये तो करंट जो है ये इंटर हो रहा था, तो इसलिए हम लोग इसको एक तरफ रखेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, =। अगर आप =, नहीं लगाए तो फिर उसको आपकी साइन चेंज कर देनी पड़ेगी, तो साइन के बाद वो अगेन दूसरी तरफ जाएंगे तो लेफ्ट =, भी हो सकते हैं। तो मैं पहले ही यहाँ पे =, लगा रहा हूँ, और वहाँ पे दूसरी तरफ ना पॉजिटिव में लिख दूंगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो वोल्टेज है, अब यहाँ से करंट निकल रहा है, तो V1 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 0 पे, ठीक है ना, तो V1 - 0 यानी कि V1, और आपका रेजिस्टेंस कितनी हो गई अब, -j2.5, -j2.5। उसके बाद दूसरा कहाँ पे निकल रहा है, इस तरफ, और वो कहाँ जा रहा है, V1 से V2 की तरफ, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि V1 - V2, V1 - V2, और रेजिस्टेंस कितनी है मेरी, J4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, J4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो देखूँ कि यहाँ तो हम कुछ मजीद इतना अभी कुछ खास सॉल्व कर नहीं सकते, 20 है -V1 अपॉन 10, इतना कुछ खास सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हैं कि एक मेरे पास एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म है, और दोनों अपॉन में है, तो सिंपल क्या होगा, LCM लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे LCM लेता हूँ अपना, तो ये मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो तो मेरे पास ऐसे ही आ गया। जो राइट हैंड साइड होगा, जब मैं LCM लूँगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में नीचे वाली टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल। तो मैं कहता हूँ -j² 2.5 × 4। जब आप LCM लेते हैं तो आपको मेक श्योर होता है जो इसको यहाँ पे जब जितना आपने मतलब जो ये वाली टर्म है आपकी, वो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तभी ये दोनों LCM आए हैं आपके, ठीक है। मैं LCM की डिटेल में भी नहीं जा रहा क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। तो जब हम J4 है तो J4 इस तरफ आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, J4 V1, ठीक है ना। J4 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें एक तरह से, और ये भी इसके साथ आ जाएगा, तो -j2.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका V1 से और V2 से, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा जो -j2.5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा मेरा V1 से और मेरा V2 से भी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वैसे ही आ जाएगा कि जी 20 - V1 अपॉन 10, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना होगा J41 और ये जो हमारा J25 है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से भी, और ये हमारा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, V2 से भी। तो पहले J41 तो मैं लिख देता हूँ,
J4V1 और ठीक है। अब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, पहले मेक श्योर देखें। -J2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, तो प्लस माइनस माइनस, तो -J2.5 V1, ठीक है। और माइनस माइनस -J2.5 मल्टीप्लाई होगा V2 से, तो इसके भी साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, J2.5 V2 अपॉन में। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास J है, ठीक है ना, J जो है उसकी वैल्यू होती है √-1, और J जो स्क्वायर हो जाएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, -1 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर क्या बचा, -1। तो J स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, और J की वैल्यू क्या है, √-1। अब आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -J², तो J स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। ओके, फिर ये आपका 2.5 और 4 ऐसी इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 10। तो मैं इसको एक स्टेप दिखा देता हूँ आप लोग को कि मेरा माइनस तो ऐसे ही आ गया, और J स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देता हूँ, -1, ठीक है। और 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, ठीक है। V1 सॉल्व करें इसको, तो ये पहले ऐसे ही आ गया, J4V1 माइनस J2.5 V1, तो सिंपल 4 माइनस 2.5, ये आंसर आ जाएगा 1.5। तो J1.5 V1 प्लस J2.5 V2 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आंसर क्या आएगा आपका 10। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 20 माइनस V1 जो है मेरा बराबर हो जाएगा J1.5 V1 प्लस J2.5 V2। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो V1 V2 है इनको एक तरफ कर देता हूँ, और जो मेरा कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ। तो मैं कांस्टेंट यहाँ पे V1 है, मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा, इस तरफ। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस, दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो G20 हो जाएगा बराबर V1 प्लस J1.5 V1 प्लस J2.5 V2, ठीक है ना। 20 ऐसे रहने दिया, V1 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा J1.5 इंटू V1 प्लस J2.5 V2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ये जो अभी मैंने जितना भी किया है काम, जो मैंने अभी कहाँ पे किया है, V1 के लिए किया है ये सारा काम, ठीक है ना। यानी कि नोट 1 पे उसकी जो इक्वेशन बनाई है वो मैंने ये बना दी। बुक के अंदर जो है आप लोग के पास डायरेक्ट ये लिखा गया है, लेकिन ये आया कैसे बुक के अंदर, मैं पहली बार बता देता हूँ। अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो उन्होंने आपको ये दिखाया है और फिर डायरेक्ट ये दिखा दिया है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो यहाँ तक आने का जो प्रोसीजर है वो आपको आना चाहिए सॉल्व। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जो किस तरह आपने एलसीएम लेना है, किस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी एडिशन की है, और एलसीएम लिया है, और उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सब कुछ करके फाइनल हमने अपना ये क्वेश्चन निकाल लिया। अब मैं नोट 2 की बात करता हूँ। तो नोट 2 का अगर आप देखिएगा, ये है मेरा नोट 2। इसमें से कौन सा करंट इसके पास आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, दूसरा करंट ये आ रहा है। तो आउट करंट जो बाहर निकल रहा है वो कौन सा करंट है, यह ये वाला, ठीक है ना।
एक करंट ये आ रहा है, ये इंटर हो रहा है, तो ये दोनों एक तरफ लिखेंगे, जो करंट बाहर जा रहा है वो आप दूसरी तरफ लिखेंगे। तो करंट कौन सा आ रहा है, 2Ix आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इंटर हो रहा है, V1 माइनस V2, क्योंकि करंट इंटर हो रहा है तो यानी कि ये हाई है, तो V1 माइनस V2 अपॉन J4, और बाहर कौन सा जा रहा है, V2 माइनस 0 अपॉन J2। तो हम इसको लिख देते हैं 2I ऑफ x प्लस V1 माइनस V2 अपॉन J4 इक्वल्स टू J2 V2 अपॉन J2, ठीक है। अब ये जो Ix है, अगर हमने डायग्राम अपने देखें तो इसमें बताया है कि Ix तो ये रहा, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा है ना, ये है Ix, और Ix ये भी है। तो मुझे Ix की अगर वैल्यू चाहिए है तो मुझे यहाँ से पता चल सकती है कि वो कितनी है, V1 माइनस 0 अपॉन माइनस J2.5, यानी कि जो इस साइड करंट आ रहा है Ix वो ये वाला करंट है। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना है, V1 माइनस 0 अपॉन माइनस J.25। तो हम Ix की जगह पे क्या लिख देंगे, बट I ऑफ x किसके बराबर है, V1 डिवाइडेड बाय माइनस J2.5 के। तो इसको कहाँ कर देंगे, पुट कर देंगे अब इक्वेशन में। तो इस Ix की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, ये चीज़ आ जाएगी, सिंपल। तो मैं कहता हूँ कि जी 2 ऐसी रहने देंगे, और Ix की जगह पे क्या आ जाएगा, 2V1 अपॉन माइनस J2.5 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन J4 इक्वल्स टू V2 अपॉन J2। अच्छा जी, अब हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या है, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, सॉरी मेरा कैमरे पे, ये दोनों क्या हो रहे हैं मेरे, प्लस होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, सही है ना। देखें जी, सिंपल है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस J2.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा J4 से, और ये वाली चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो J4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1 से, प्लस ये जो माइनस है, माइनस J2.5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 माइनस V2 से, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये आपका ऐसे आ गया V2 अपॉन J2। इसको जैसा अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 1 4 2 8 प्लस माइनस J2.5 V1 माइनस प्लस J2.5 V2 अपॉन ये हो जाएगा मेरा माइनस J² और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 10 इक्वल्स टू V2 अपॉन J2, ठीक है। V1 हमारा और ये वाला V1 जो है ऐड हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह पे लिख देते हैं 8 माइनस 2.5 5.5। तो जी J5.5 V1 हो जाएगा मेरा, प्लस J2.5 V2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू V2 अपॉन J2।
ठीक है ना। तो इनको मैंने सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। तो जे 5.5 v1 प्लस जे 2.5 v2 अपॉन 10 इक्वल्स टू v2 अपॉन J2। सिंपल सा है, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। जब ये J2 आएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो J2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा J 5.5 v1 प्लस J 2.5 v2 इक्वल्स टू 10 v2। J मल्टीप्लाई बाय J, तो क्या हो जाएगा J स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो सिंपल आ जाएगा 11 v1। फिर J स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 5 v2 इक्वल्स टू 10 v2। J स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, फिर -1, तो -11 v1 -5 v2। और ये जो 10 है ये राइट हैंड पे, इसको मैं क्या जाऊँगा इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये -10 v2, यहाँ पे प्लस है यहाँ के माइनस, इक्वल्स टू 0। v2 कितना हो जाएंगे हमारे -11 v1 -15 v2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखना है दोनों माइनस है। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सब मेरा आंसर प्लस में आ जाएगा। तो सिंपल इसको मैं इस तरह भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि जी 11 v1 प्लस 15 v2 जो है वो बराबर हो गया है 0 के। पेन की खत्म हो गई। खैर, इसको मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें दो इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन हमारी ये बनी है 20 इक्वल्स टू 1 प्लस J 1.5 इंटू v1 प्लस J 2.5 v2। पहली इक्वेशन हमारी ये बनी थी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है 11 v1 प्लस 15 v2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। दो अननोन, दो दो इक्वेशन। बस इशू ये है कि इनको हम नॉर्मल मैथ से इसलिए नहीं तो सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है अगर हम देखें तो इसमें एक J आ रहा है। ठीक है। हम जो नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं उसमें क्या होता है, उसमें J नहीं आ रहा होता कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे को J मिल रहा है। तो अब इस J को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे मैट्रिक्स तरीके से। मुझे नहीं पता कि आप लोग ने मैट्रिक्स किया है या नहीं मैथ में, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स मैं उसका जो पूरा सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास कि जी मेरी इक्वेशन 1 कौन सी थी। इक्वेशन 1 जो मेरे पास बनी है वो है 1 प्लस 1.5 v1 J 2.5 v2 जी है यहाँ पे इक्वल्स टू जो है वो है 20 के। ठीक है। और जो मेरी इक्वेशन 2 है वो ये है 11, जो कि मेरी इक्वेशन 2 है वो है 11 v1 प्लस 15 v2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखें, इसको मैं अब लिखने वाला हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड है यानी कि ये मेरी साइड जो है
इसमें आपके पास जो अननोन हुए कौन कौन से हैं, V1 V2, यहाँ पे भी देखें V1 V2, ठीक है ना। तो जो इनके अलावा जो है यानी कि V1 और V2, इवन अगर यहाँ पे XY भी हो सकता है, जो भी है अननोन, यानी कि V1 V1 V2 V2, ठीक है ना, उनको मैं एक मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ V1 V2। और जो अब मैंने V1 तो V1 V2 तो लिख दिया, यहाँ पे बच्चे क्या है यहाँ पे, वो आपको एक मैट्रिक्स में लिख देना अपने पास, ठीक है। तो बच्चे क्या आपके पास 1 प्लस J 1.5, और यहाँ पे क्या बचा 11, यहाँ पे क्या बचेगा J 2.5, और यहाँ क्या बचा 15। अच्छा, मुझे पता है वीडियो ही थोड़ी बहुत हिल रही है, क्योंकि मैं अपना जब पेपर हिलाता हूँ या मेरे हाथ नीचे आता है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसमें लॉक का ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा मैं समझाऊँ। तो अब आप ये देखें, V1 के साथ जो भी चीज़ थी वो क्या थी, 1 प्लस J 1.5, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट। यहाँ पे V1 के साथ क्या था 11, वो आपने सेकंड रॉ में लिख दिया। अब इधर आ जाएं V2, तो J 2.5, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में हमने लिख दिया J 2.5। अगेन यहाँ पे क्या था V2 के साथ 15, तो हमने लिख दिया जी कि जी सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम में हमने क्या लिख दिया 15। V1 V2 हमें पता नहीं थे, वो हमने एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया V1 और V2। उसके बाद क्या है इक्वल्स टू और क्या जगह ये, अब इसमें एक हम लोग इनको एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं, ठीक है ना, 20 और 0। अच्छा, ये अपॉन में नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, इनको हम लोग रॉ कॉलम से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है ना, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा जी, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्रैमर्स रूल किस तरह, तो वो आपको ऑफ कोर्स फॉर श्योर यूट्यूब पे इजीली ये मिल जाएगा, क्रैमर्स रूल किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्रैमर्स रूल्स की बात करते हैं। क्रैमर्स रूल्स क्या कहता है कि पहले मुझे इस पूरे का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डेल्टा के साइन के थ्रू, ठीक है। जो कि मेरा बराबर हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे देखें, ये तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए हमारे को स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है एज ए जस्ट लाइक अ बार। तो और वो जो अंदर की चीज़ है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस J 1.5 11 J 2.5 15। डिटर्मिनेंट का सिंपल तरीका ये होता है कि हमको इन दो को, जो मेरा ये है और इसको मैं आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई, बीच में एक माइनस की साइन आएगी और फिर इन दोनों को मुझे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरा जो है इसको और इसको जो डायगोनल की चीज़ है इनको पहले मुझे आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, बीच में माइनस की साइन आएगी और फिर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जी 1 प्लस J 1.5 जो है, यानी कि ये मेरी टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे डायगनली 15,
बीच में आएगी माइनस की साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो J2.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 11 से। इसको जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 15 × 15 प्लस J1.5 मल्टीप्लाई बाई 15 22.5 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 2.5 J27.5। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा 22.5 माइनस 27.5, 22 माइनस 27 माइनस 5.5, तो मेरा आंसर आया 15 माइनस J5.5। इस पूरे यानी कि अभी मैंने जो इसको निकाला है इसका डिटर्मिनेंट मेरा निकला है ये 15 माइनस 5.5 ओ J15 माइनस J5.5, ठीक है ना। सॉरी, अब मुझे डिटर्मिनेंट एक और अब मेरे को दो डिटर्मिनेंट निकालने। एक डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है V1 के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है V2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे देखें V1 का कौन सा वैल्यू है, V1 के जो कांस्टेंट है वो ये हैं आपके, ये और ये, ठीक है ना। यानी कि आपके ये वाले जो टर है ये V1, सॉरी कैमरे के लिए, ये जो मेरे पास है ये मेरे को V1 की वैल्यूज़ है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको हटा देंगे और इसकी जगह ये नंबर आ जाएंगे। इनको हटाना है, इसकी जगह पे ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये नंबर ऐसे ही रहेगा और फिर हम इसको अगेन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जी डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं 1 और वो क्या हो जाएगा, अगेन इन दोनों को हटा के मुझे क्या लेके आना है, ये 20 और 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 0 और ये जो दोनों नंबर हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे J2.5 15। अब अगेन अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 15 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 20 से माइनस 0 जो होगा मल्टीप्लाई J2.5 से। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0 और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 20 का वो आ जाता है 300। इसी तरह मैं अपना डेल्टा 2 निकालता हूँ। तो डेल्टा अब 2 के लिए क्या हो जाएगा मुझे, यानी कि समझे वो फॉर V2 हो जाएगा। तो V2 के लिए क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा 2, V2 की वैल्यू कौन कौन सी है, ये J2.5 और J15, यानी कि इसके जो कांस्टेंट है, सॉरी आई मीन, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका सेकंड कॉलम है ये V2 को शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा के इसकी जगह पे कौन से नंबर आ जाएंगे, ये दो। पहले ये वाला 20 0 यहाँ आया था, अब हम 20 और 0 को यहाँ पे ले आएंगे और ये वाले ऐसे ही आ जाएंगे। तो मैं इसको बताता हूँ किस तरह। ओके, तो डेल्टा 2 जो है मेरा, सॉरी कैमरे के लिए, वो अब मेरा बराबर हो जाएगा 1.5, ये मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा और जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे 20 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 0, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 20, 11 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू 220, यानी कि माइनस का 220। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, -220, ठीक है। अब मेरे पास जब डिटरमिनेंट आ गए तो अब मैं V1 और अपना V2 निकाल सकता हूँ। तो अब मेरा जो V1 हो जाएगा उसके लिए क्या होगा, तो हमने कौन सा डिटरमिनेंट निकाला था, डिटरमिनेंट 1।
तो डिटर्मिनेंट 1 जो है वो डिवाइडेड होगा आपका टोटल डिटर्मिनेंट से, यानी कि सिंपल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेरा 1 कितना आया था 300, और हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया था 15 माइनस J5। ठीक है, इसी तरह V2 कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 अपॉन डिटर्मिनेंट 2 कितना आया है मेरा -220, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 माइनस J5। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, हम कह रहे थे जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जो डिटर्मिनेंट 1 है वो क्या है V1 के हमने उस पर निकाला था, तो इसीलिए इससे जो हमारे को वैल्यू मिलेगी वो V1 की मिलेगी। डिटर्मिनेंट 2 जो था हमारा, यानी कि डिटर्मिनेंट 2 जो है हमारा वो एक्चुअली V2 से हम लोग ने उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया था, तो V2 की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो डिटर्मिनेंट 2 से ही निकालेंगे। तो V1 यानी कि डिटर्मिनेंट 1 से निकालेगा डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, और V2 जो हम लोग का निकलेगा डिटर्मिनेंट 2 से निकलेगा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमको इसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको देखें सॉरी, तो हमारा हो क्या रहा है, हमारे साथ 300 है अपॉन एक कॉम्प्लेक्स नंबर -220 अपॉन 15 मल्टी माइनस J5, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको सॉल्व करने का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का जो है आप लोग को आई बिलीव ये शायद करवाया गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये कि हम इसको मैनुअली सॉल्व करें, सेकंड ये कि हम कैलकुलेटर से करें। ठीक है, मैनुअली करने में थोड़ा सा तरीका जो है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप फेजर मैथमेटिक्स को जैसे गूगल कर सकते हैं, और या कॉम्प्लेक्स नंबर को देख सकते हैं कि उनके वो सोल्यूशन किस तरह होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्यूशन, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के आप सोल्यूशन को ही देख रहे हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा कि उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, ये मैं अभी यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, ये आप लोग को जस्ट गूगल इट और यूट्यूब इट। द सेकेंड मेथड इज़ द कैलकुलेटर, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं एक दफ़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी इसको करता हूँ, इसको मैं कैलकुलेटर से करके दिखा दूँगा आप लोग को। तो जैसे मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि 300 अपॉन 15 माइनस 5J, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जी 300 जो है वो है 15 माइनस 5J। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि मैं अगर ये उल्टा होता है, यानी कि 15 माइनस 5J अपॉन 300 होता, तो हम तब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। वो ये कि हमें इसमें से बेसिकली करना क्या है, हमें इसमें से रियल नंबर को अलग करना है और कॉम्प्लेक्स को अलग करना है। पहली चीज़, इसमें से रियल नंबर को अलग करना है, कॉम्प्लेक्स को अलग, मतलब सॉल्व करके। तो अगर ये उल्टा होता तो फिर तो बहुत आसान तरीका था कि मैं 300 और 15 को एक तरफ डिवाइड करता, -5J अपॉन 300 करता, हमारा काम आसान हो जाता। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो नीचे J है ना, इसको मुझे ऊपर लेके आना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 15 माइनस 5 का 15 प्लस 5J, तो 300 अपॉन 15 माइनस 5J जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 15 प्लस 5J से अपॉन 15 प्लस 5J से। ये आपको क्या सोल्यूशन देगा कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 300, 15 प्लस 5J, और ये क्या हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस
5j का स्क्वायर, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 15 हम कर देते हैं, विच इज़ 4500, और 305 से भी हो जाएगा, विच इज़ 1500j। और अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 5j, जे का स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस सिंपल। तो मेरा जो टोटल सॉल्यूशन बन जाता है वो बन जाता है 15 का स्क्वायर प्लस और सिंपल 5 का स्क्वायर, विच इज़ 250 आंसर, ठीक है ना। तो अपॉन 250। अब देखें हुआ क्या, जो हमारा जे नीचे था वो कहाँ गया, ऊपर आ चुका है, और ये मेरा 250। तभी मैं आप लोगों को मैंने शुरू में बोला था कि ये उल्टा होता तो आसान होता हमारे लिए, लेकिन हाँ खैर हमने कॉन्जुगेट लेके इसका इस तरह शिफ्ट कर दिया। अब इसमें से रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देते हैं, तो होगा ये कि जो मेरा 4500 है वो डिवाइड बाय हो जाएगा 250 से, ये हो जाएगा मेरा रियल पार्ट, प्लस 1500 जे जो है वो डिवाइड हो जाएगा 250 से, और ये मेरे को आंसर दे देगा 18 प्लस 6j, ठीक है ना। ये इसने हमको क्या दे दिया है, V1 का आंसर, विच इज़ 18 प्लस 6j। अब आपको अगर मैं याद हो तो मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो फेज़र है उसके 3 टाइप्स हैं। तो ये जो हमारे पास आया अभी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ इसको फेज़र में लिखना, तो फेज़र के अंदर हम लोग को पता है ये है x, ये y है। फेज़र का तरीका क्या है, ये मेरा x है प्लस जे वाई, अगर आपको याद हो ये इस तरह लिखा जाता है, तो ये आ गया जे वाई, आपका सिक्स बन गया ना। और अगर हम लोग चाहते हैं इसको लिखना इसके अंदर आर एंगल फाई या आर एंगल थीटा या आर एंगल फाई जो भी है, तो क्या होगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा अंडर रूट करके। तो आपका अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच इज़ आर कितना आ जाएगा मेरा 18.97, और एंगल के लिए एंगल फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स हो जाएगा, और y कितना है मेरा 6 और x कितना है 8, तो सिंपल 6 डिवाइडेड बाय 18 विच इज़ 18.43। तो ये हमने अपने फेज़र में इसको शिफ्ट कर दिया, तो इट्स मीन, और मुझे इसमें ही अपना आंसर अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो मेरे पास V1 आया है 18.97 एंगल 18.43, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था एक दूसरा तरीका है वो मेरे पास है कि मैं इसको उससे भी अपना सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि कैलकुलेटर के थ्रू। तो वो मैं इस दफ़ा करता हूँ, आई बिलीव आप लोग को दिख जाए। एक मिनट होल्ड कीजिए, वेट कीजिए। अगर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर दूँ तो बहुत ज़्यादा डार्क में तो नहीं दिखेगा आप लोग को शायद। आई बिलीव ये सही है। अच्छा जी, ये बोल रहा है -220 अपॉन 15 माइनस J5, ठीक है ना। इसका तरीका ये है कि मैं अपना मोड दबाऊँ, इसके अंदर एक ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स का, उसके लिए आपको 2 दबाना है, यानी कि 2 दबा दूँ, और सिंपल क्या कहता है कि जी -220 डिवाइड बाई 15 माइनस J5,
तो आपने अपॉन में अपने आप को कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आपने वापसी लिख दी, -220 डिवाइडेड बाय 15 माइनस, अब देखें यहाँ पे क्या है 5J। कैलकुलेटर में आपके पास J नहीं होता, आपके पास होता है I। मैंने आपको पहले भी बताया था IJ होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो कैलकुलेटर के अंदर आप इसको लिखेंगे एज अ 5 और उसके बाद मुझे ये नज़र आ रहा है आयोटा, तो आयोटा लिखने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपने इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये इसने आपको आंसर दे दिया और इसको अगर आप SD दबाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि विच इज़ इन रेड, क्या कहेंगे इसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म 13.42 माइनस 4.5 आयोटा। सॉरी, इसका एक तरीका और दूसरा है, वो ये कि मैं इसी को कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, या मेरे पास जब आंसर आए उस आंसर को मैं कन्वर्ट कर दूँ, तो शिफ्ट दबा के आपने यहाँ पे लिखना है ये 2, ठीक है। तो ये पूछता है किस में कन्वर्ट करना है, इसमें एक ऑप्शन है, ये देखें नंबर 3 पे R इंटू एंगल थीटा, तो मुझे यही तो चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर को मैं अब कन्वर्ट कर देता हूँ और अगेन अपना STF दबाइए, तो ये आ गया 13.91 और प्लस 13.91 आपका, एक मिनट ये इसने एंगल में नहीं दिया, इसने सी में दे दिया, सॉरी। इसको कन्वर्ट करते हैं 3 में, इसको मैं एक काम करता हूँ, अपने पास नोट कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू ये क्या है, मुझे जो, अगर मैं सिंपल इसको उतारता हूँ तो मुझे ये दिखाता है -13.2 -4.4 आयोटा। इसको मैं जैसे आपको करके बताता हूँ। अच्छा देखें, सॉरी तो मेरा जो वो बन रही थी इक्वेशन ये है -220 अपॉन 50 माइनस J5, इसको मैंने इसी तरह लिखा -220 अपॉन 50 माइनस 5I, और ये मैं जो वैल्यू दी इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इसने मुझे वैल्यू दे दी, वो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, विच इज़ यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, लेट्स से कि -200 जो है वो मेरे पास आता है 15 माइनस J5 जो है वो बराबर है -13.2 -4.4 J। कैलकुलेटर में आयोटा है, यहाँ पे J, ठीक है। अब अगेन मुझे इसका R चाहिए और एंगल चाहिए, तो मैं इसका फिर स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। इसका क्या हो जाएगा 13.2 का स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर विच इज़ 19.1, यानी कि ये मेरा R हो जाएगा, ठीक है ना। 13.2 का स्क्वायर 4.4 का स्क्वायर विच इज़ 19.1। अगर मुझे एंगल चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो जी सॉरी tan इनवर्स y कितना है मेरा 4.4 डिवाइडेड बाय 13.2। अच्छा जी, हुआ क्या, जब tan इनवर्स लिखूँगा y, देखिए मेरा y क्या है नेगेटिव है, x क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या आंसर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सिंपल इनको पॉजिटिव में लिख दिया है।
तो मेरा आंसर आया है 18.43। ठीक है, इसको हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो वो है लास्ट टाइम भी 18.43 आया, लेकिन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं एंगल फेज हमारा सेम हो जाएगा, तो हमको पता है कि सेम तो नहीं हो सकता होगा, तो हम लोग एक काम कर देते हैं, इसमें 180 ऐड करवा देते हैं, तो आंसर प्लस 180 विच इज़ 198.343, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 198.3, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 13.91 एंगल 198.3 डिग्री वोल्ट। ठीक है ना, ये मेरा V1 आ गया है, सॉरी, और V2 आ चुका है। क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भाई मुझे तो अपना चाहिए IX, ठीक है ना, और IX जो है वो हमने IX की हमने इक्वेशन कहाँ लिखी थी, ये रही, जो IX है वो बराबर है V1 अपॉन -j2.5, तो मुझे V1 मिल चुका है, तो IX जो है मेरा वो बराबर है V1 -j2.5 के। ठीक है, V1 मेरा कितना है 18.97 एंगल 18.43, तो 18.97 एंगल 18.43 डिवाइडेड बाय -j और 2.5। अब एक चीज़ है, तो दोनों हमारे फेज़र में, लेकिन एक इशू एक और आ गया। अब ये जो हमारे पास है वैल्यू, ये हमारे पास है इसको क्या कहेंगे हम, पोलर में, और ये जो हमारे पास है ये किस में है, रेक्टेंगुलर में। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो आंसर हो वो दोनों एक ही फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको किस पे कन्वर्ट कर देता हूँ, फेज़र के अंदर। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि शायद आप लोग को वो पता हो कि जी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं कि तो ये कि हमारे पास दोनों का सेम होना चाहिए, और जो उसकी वो है यानी कि जो रूल्स कहते हैं फेज़र को सॉल्व करने के, वो कहता है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यानी कि फेज़र के अंदर एक को डिवाइड करें दोनों से, दूसरे नंबर से, यानी कि ये Z1 है, ये मेरा Z2 है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो होगा ये कि इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि R1 और R2 वो आपस में हो जाएंगे डिवाइड, और जो एंगल हैं वो सिंपल माइनस हो जाने चाहिए। डिवीजन के अंदर बस एक ही चीज़ है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूँ, सॉरी वेट कीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे, ठीक है ना, ये आप लोग को कहीं से भी गूगल करेंगे ना मैथमेटिक्स ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग को ये मिल जाएगा। वो कहता है कि अगर आपको एडिशन करना है तो सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसी तरह जब माइनस करना है तो किस में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वो कहता है आपके जो वो हो वैल्यूज़ वो पोलर फॉर्म में हो, R1 R2 और 5, तो ये किस में है आपके पोलर फॉर्म में। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो आपको सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वो क्या बोलता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पोलर फॉर्म होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास है वो क्या कहते हैं पोलर फॉर्म में ही हो। तो अब मेरा क्या कहते हैं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी पोलर में है, तो ये तो आ गया 18.97 एंगल 18.43, और ये जो J है 2.5, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फेज़र में। तो इसका एक तरीका तो ये है, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं
कॉम्प्लेक्स में अपने आप को लेके आऊँ और ये वैल्यू पुट करूँ, यानी कि विच इज़ -2.5 आयोटा, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ शिफ्ट दबा कर 2 दबा के विच इज़ 3। तो ये मेरे को वैल्यू आ जाती है वह 2.5 एंगल -90। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 एंगल -90। डिवीजन के लिए जो भी हमने देखा था वो क्या था, इन दोनों को आपको सिंपल डिवाइड करना और इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो आई एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड और इन दोनों को आपस में माइनस करके लिखना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.59 और एंगल हो जाएगा 108.4 एम्पियर। ठीक है, ये है आपका आंसर एक तरह से, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो आपको इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम डोमेन में। तो ट्रांसफ़र इसको कर देंगे हम किस में, ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको किस में, टाइम डोमेन। ठीक है, तो टाइम डोमेन के अंदर हमें पता है कि भाई ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल, जो कि कॉस के बाद आता है। तो हम लोग ने अगर अपने पहली जनरल इक्वेशन जो बिल्कुल स्टार्ट है वो क्या थी हमारी, 20 cos 4t ना। तो कॉस है 4t है वो तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और हमारे पास आई एक्स किसने के बराबर हो जाएगा। अच्छा, आई एक्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कैपिटल होता है, टाइम डोमेन में वो स्मॉल हो जाता है। तो 7.59 कॉस ओमेगा कितना था मेरा, विच इज़ 4, और टी ऐसे ही आ गया। ठीक है ना, और मेरे पास ये अब एंगल आ गया विच इज़ फेजर, इसको हम कितना लिख देंगे 108.4 डिग्री। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। एम्पियर क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, ये कि मेरे पास जो सवाल है, ठीक है, नोडल एनालिसिस, उसके अंदर मेरे पास सारी चीज़ें किस में थी, टाइम डोमेन भी थी, उसको मैंने सबको किस में कन्वर्ट किया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और मेरी डायग्राम कुछ यूँ बन गई। जब हम नोडल एनालिसिस करते हैं तो हमें अपने नोट्स देखने, जहाँ पे सारे पॉइंट्स आके मिल रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, ये दोनों एक पॉइंट है, ओके, अलग अलग नहीं है। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये आ गया, और आखिर में तीसरा नोट जो होगा आपका रेफरेंस हो गया वो ये। V1 पे आप देखें करंट कहाँ कहाँ इंटर हो रहा है, एक यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से आउट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला करंट जब इधर आएगा तो यहाँ पे इंटर हो रहा है, यहाँ पे आइए बनाया हुआ है इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये इधर इंटर हो रहा है, तो और ऑब्वियस सी बात है ये आउट हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो नोड 1 में सिंपल क्या हुआ कि आपके यहाँ पे क्योंकि सोर्स लगी हुई थी, तो यानी कि 20 - 1/10, फिर V1 माइनस वो V1 - 0 अपॉन -J.25, V1 - V2 अपॉन J4। इसी तरह आप इसको आपने पूरा सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद V2 लिखेंगे। V2 के लिए क्या हो जाएगा, V1 - V2 अपॉन J4, V2 - 0, सॉरी यहाँ पे इसके लिए सिंपल वो आ रहा है 2ix, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे +2ix और फिर V2 - 0 अपॉन J2। V1 को हमने सॉल्व करा, हमारे पास ये आंसर आ गया। नोट 2 पे वही हो गया, 2ix हो गया, V1 - V2 अपॉन J4 और V2 अपॉन J2। अगेन ix हमें पता था किसके बराबर है, V1 अपॉन -J2.5, क्योंकि हमारी फिगर में उसको ix की कॉर्डिनेट डायरेक्शन थी, उससे हमारे को पता चल गया। तो फिर क्या होगा, अगेन उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, इसको अगेन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन रही है, इनको हम लोग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल के मुताबिक एक दफ़ा आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है और दूसरी दफ़ा V1 के हिसाब से निकालेंगे, फिर V2 के हिसाब से। पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला टोटल, फिर हमने V1 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, फिर हमने V2 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला अपना मेथड को। ठीक है, ये
अब उनका आपस में V1 के लिए फिर हम क्या करेंगे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 के लिए V2 के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इससे हमारे को V1 और V2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, IX के लिए क्या करना है, IX का हमें पता था V1 में बराबर अपॉन है -J2.5। V1 की आपने वैल्यू रखी J2.5 की, इनको आपने सॉल्व करना है। IX के पास वैल्यू आई गई फ्रीक्वेंसी में, टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे सिंपल, क्योंकि हमारे को टाइम डोमेन में आंसर लिखना होता है। तो 7.59 आपका वो था एम्पलीट्यूड, वो आ जाएगा। ये आपका ओमेगा टी के बाद का एंगल बताता है, वो हमने ओमेगा टी के बाद लिख दिया। ओमेगा टी कैसे पता था हमारे को, जो भी पहले क्वेश्चन में 40 था, इसलिए यहाँ पे भी 40 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा एक आंसर हो गया नोडल एनालिसिस का। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें फाइंड करना है V1 एंड V2 यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, और डायग्राम जो है हमारी कुछ इस तरह की है कि मुझे एक करंट सोर्स दिया गया है पहले, फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर और एक बैटरी सोर्स दे दी गई है। ये 2 ओम है। ठीक है, यहाँ पे मुझे Vx बताया गया है, और ये भी मुझे मेरा है 3Vx। ये 4 ओम है, ये 2 हेनरी है, एंड दिस इज 0.2 फेराड। और जो हमें ये दिया गया है वो है 10 cos 2t। ये पॉइंट हो गया मेरा V1, ये मेरा पॉइंट हो गया V2। अच्छा जी, तो वही हमारी बात कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तमाम अपने सिग्नल्स को अपना फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसीज में। तो जो मेरा ये है 10 cos 2t, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 एंगल 0 के। इसी तरह जो ओमेगा है उससे मेरा क्या निकल जाएगा 2। जो मेरा 0.2 फेराड है वो बन जाएगा 1/-J ओमेगा c, विच इज़ ओमेगा 2 c है मेरा 0.2। दिस मेक्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 2.5। और J जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -J 2.5। सेम इंडक्टर विच इज़ 2 हेनरी, वो बराबर हो जाएगा J ओमेगा c के। तो ओमेगा 2 ये तो J हो जाएगा 4। तो मेरी न्यू ओके, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी में, ये भी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, और ये जो आपका Vx डिपेंडेंट वो है, सोर्स है, तो इसलिए ये भी नहीं होती। तो जो हमारी न्यू डायग्राम अब हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरह की।
टेन कॉस यानी कि एंगल 0, तो सिंपल हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ये 2 ओम ही रहेगा, प्लस माइनस वी एक्स V1 0.2 का हमने बना दिया है माइनस J2.5। 2 हेनरी जो है हमारा वो हो गया J4, 3V ऑफ एक्स, ये आ गया 4 ओम। इसको हो गया, नाम दे देंगे V2 का। तब मैं अच्छा, अब हम एज्यूम करते हैं पहले, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ के हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे करंट सोर्स आ रहा है, तो यानी कि एक डायरेक्शन हमारी यहाँ होगी, और यहाँ से करंट निकल रहा होगा, यहाँ से करंट निकल रहा होगा, ठीक है। और सेकंड में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा V2 है वो हाई पोटेंशियल पे, तो इसलिए इससे यहाँ से करंट निकल रहा होगा। हम कहते हैं कि इसका यहाँ से भी करंट निकल रहा होगा और यहाँ से भी करंट निकल रहा होगा। अब इसको हम एजम्पशन पे हम उसको फॉलो करते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स से नोड 1 पे, तो ऐड नोड 1। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, करंट इंटर हो रहा है यानी कि 10, और वो बराबर हो जाएगा V1/0, तो V1/2, और फिर V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन माइनस J2.5। मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि G10 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसके बाद वो आ जाएगा आपका माइनस का J2.5 V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2, और नीचे क्या एलसीएम आपका आएगा, अगर आपको इसको बगैर मैं यहाँ पर लिख ही देते हैं, माइनस J2.5 इंटू 2 विच इज़ 5। इसको आप उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस J50, और जो V1 है उनको एक साथ कर दें तो 2 माइनस J2.5, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं V1, ठीक है, माइनस और 2V2। मैंने क्या किया है, मैंने V1 को एक साथ लिख दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, V2 को ऐसे रहने दिया, इसको मैंने लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें आप। अच्छा, सेकंड नोट की भी बारी आएगी, तो हम लोग अब इस पे रखेंगे, तो हमारा V2 माइनस V1 हो जाएगा V2 माइनस V0 V2 माइनस दिस। और एक चीज़ और जो मैं अभी यहीं पर बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3Vx, और अगर आप डायग्राम देखें कि Vx आपका कहाँ है, वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Vx का वोल्टेज कितना होगा, ये वाला वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा। तो अगर मैं अपना मल्टीमीटर यहाँ से यहाँ तक रखूँ तो मेरा कितना मुझे वोल्टेज मिलेगा, V1, ठीक है ना, V1 माइनस 0। तो आपका यहाँ पे जो वोल्टेज है यानी कि Vx वो कितना है, V1, तो सिंपल हमारा 3Vx कितना हो जाएगा, 3V1। ओके, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो मेरा Vx है वो बराबर है V1 के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Vx मेरा बराबर है V1 के। अब हो जाएगा एट नोड 2, ठीक है। तो हम बोलते हैं जी V2 माइनस V1 अपॉन माइनस J2.5 प्लस V2 अपॉन J4
प्लस V2 माइनस 3V1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने सबको क्या किया है, V2 माइनस V1 अपॉन माइनस J2.5, V2 अपॉन J4, V2 माइनस 3V1 अपॉन 4। तो वो मैंने सब एक साथ लिख दिया, V2 माइनस V1 अपॉन Z माइनस J2.5, V2 अपॉन J4, V2 माइनस 3V1 इंटू 4। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है। तो अगर मैं एलसीएम लेना होगा तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि क्या लूँ मैं एलसीएम, यानी कि ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों में कॉमन आएगा। तो 2.5 इंटू 4 करें अगर हम, तो आंसर आता है 2.5 इंटू 4 विच इज़ 10। तो मैं यहाँ पे जो एलसीएम आ जाता है हमारा, वो ले लेते हैं हम लोग 10। Let's take LCM. uh, 10 और आपका वो भी आ जाएगा जे, क्योंकि एक जे इसके साथ दो लोगों के साथ जे हैं, तो हम 10 जे ले लेते हैं, या जे 10 कर जाए। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ जो आपने रखनी है वो ये कि J10 हम नीचे लगा देते हैं, माइनस जे इंटू 25 को कितना मैं करूँ कि मेरे पास J10 आ जाए। तो सिंपल, अगर आप जे ऊपर 10 जे रखते हैं तो समझे 10 जे ऊपर आप लिया है, तो होगा क्या, आप इसको डिवाइड करेंगे तो जे से जे कैंसिल हो जाएगा, 10 को डिवाइड बाई करेंगे 2.5 से, तो आंसर आएगा 4 और माइनस का। तो सिंपल -4 V2 माइनस V1। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, समझिए J10 ऊपर है, नीचे है J4। अगर आप इनको कट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 V2 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास J2.5 V2 माइनस 3V1 इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचा, -4 V2 माइनस माइनस प्लस 4 V1 प्लस 2.5, सॉरी जे के साथ है तो J2.5, सॉरी मैंने ये नहीं उतारा, तो 2.5 इंटू V2, फिर इन दोनों को हमने साथ लिखना है, प्लस J2.5 V2 प्लस माइनस माइनस, और 2.5 इंटू 3 जो है हमारा आंसर आता है 7.5। तो J7.5 V1 इक्वल्स टू 0। अब आपने देखना है कि V1 कौन कौन से हैं आपके पास। V1 एक ये है मेरे पास, V1 मेरे पास, दूसरा ये, तो इनको मैं साथ लिख देता हूँ, 4 माइनस J7.5 इंटू V1 प्लस V2 कौन कौन से मेरे पास, एक ये है मेरे पास -4 और 2.5 रियल नंबर में, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास माइनस का 4 माइनस 2.5 विच इज़ 1.5, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला, प्लस J2.5 V, सॉरी V तो बाहर आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने V1 निकाल लिया और V2 भी निकाल लिया यहाँ से। इसको आप लेट से नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2 का। अब हमारे पास इसको हम मैट्रिक्स में लिख से कन्वर्ट करेंगे,
पुट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म आपकी क्या बनेगी? 2 minus j 2.5 और -2 आ जाएगा। v1 v2 और आपके पास जो आखिर में कांस्टेंट है -j50 और यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि इधर 0 तो 0। ठीक है, मुझे क्या निकालना होगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा तो आपका ये आ जाएगा 2 minus j 2.5 4 minus j 7.5 -2 1.5 प्लस j 2.5। ये पूरी टर्म आपकी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और बीच में माइनस का साइन होगा, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम कहते हैं जो मेरा ये है 2 minus j 2.5 ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, देन ये इसके साथ और फिर इसके साथ हो जाएगा। तो जो हमारे को आंसर मिल रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 which is 3 पे R2 into 2.5 which is J5, देन ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस 2 इंटू 1.5 होगा तो माइनस के साथ, 2 होगा J 2.5 के साथ तो प्लस, फिर J हमारा जब हम इसके साथ करते हैं तो विच इज़ ओके फिर J हमारा इसके साथ जब होगा तो माइनस माइनस प्लस 2.5 इंटू 1.5 3.75 और ये इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस और जे स्क्वायर होता है माइनस के, तो अगेन वो हमारे को आंसर दे देगा प्लस और 2.5 इंटू 2.5 6.25। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 7.5 इंटू 2 which is 15। इसको हम सबको सॉल्व करें ज़रा सा, और जे को जे के साथ करेंगे और ये जे को और नंबरों को नंबरों के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11.25 माइनस जे 6.25। अब हम क्या कहते हैं कि हमें निकालना है
विथ डिटर्मिनेंट 1, इसमें क्या होगा, हमारे को जो v1 के जो कांस्टेंट थे उनको हटा के हमें ये यहाँ पे रख देंगे। तो डिटर्मिनेंट 1 जो हो जाएगा उसमें -j50 आ जाएगा मेरे पास, 0, और ये ऐसे आ जाएंगे -2 -1.5 प्लस j2.5। क्या आंसर आएगा, इनको इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस माइनस प्लस j का 75 माइनस प्लस माइनस और j स्क्वायर यानी कि अगेन प्लस, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2.5 125। तब डिटर्मिनेंट 2 भी निकल जाएगा हमारा। अब हम लोग ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा 2 - j 2.5 4 - j 7.5 और -j50 इंटू 0। ठीक है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 माइनस, फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस प्लस माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 4 200, तो j 200 अगेन माइनस माइनस प्लस और j स्क्वायर अगेन इसको माइनस कर देगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 7.5 विच इज़ 375। सबके साथ बाहर माइनस कैसे आएंगे, तो क्या हो जाएगा j 200 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 375 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और j स्क्वायर इसको आपसे माइनस कर देगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमारे को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी v1 जो है वो बराबर है Δ1 अपॉन Δk। Δ1 हमारा आया था 125 प्लस j 75 और इसको डिवाइड करना है हमें 11.25 माइनस j 6.25। इसको अगर हम लोग वो करते हैं सॉल्व, तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, आंसर आता है 5.66 प्लस 9.811 j। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अब अपना पोलर फॉर्म में, तो 5.66 प्लस 9.811 आयोटा को कन्वर्ट करना है इसमें, तो इसका आंसर बन जाता है 11.32 एंगल 60.01 और वोल्ट V है तो यानी कि वोल्टेज। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग V2 के लिए निकालेंगे, तो Δ2 अपॉन डेल्टा, तो Δ2 हमारा आया है 375 प्लस j 200 और लैम्डा वो सॉरी वो यही आ जाएगा 11.25 माइनस j 6.25। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो 375 प्लस 200 आयोटा 11.25 माइनस 6.25 आयोटा। ये हमें वैल्यू देता है 17.92 प्लस 27.7 जे। इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं हम। तो हमारी वैल्यू आ रही है V2 32.99 और एंगल जो हमको मिल रहा है 57.09। ये हो जाएगा वोल्ट। ये हमारे आंसर आ गए। यहाँ पे हम लोग अपना जो नोडल एनालिसिस है उसको एंड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सुपर नोड। वो भी आप लोग ने किया होगा, लेकिन उसको इसी में हम लोग करेंगे न्यू वीडियो में।